आपके अंदर रीढ़ के अंदर सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के अंदर विशेष रूप से अगर सबसे विस्तृत जानकारी अगर किसी के बारे में पूछेंगे तो हैजा, क्षय, डिप्थीरिया, टाइफाइड और खसरा के बारे में आपको पूछेंगे डिटेल से। सो वेलकम इन गुरु एकेडमी। आज हम जीवाणु जनित रोगों के अंदर दो रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला रोग जो हमारा है वो है डिप्थीरिया। इसको जीवाणु जनित रोग बोलेंगे। आपको याद हो तो मैंने ट्रिक बताई थी, बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी, पड़ी का डी आ गया। डिप्थीरिया मतलब ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। इसके अंदर आपको हर रोग के अंदर सिर्फ गिनी चुनी ही बातें याद रखनी है जो आपके एग्जाम से अकॉर्डिंग रीड के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए, उपनाम। कुछ रोगों के नाम अलग से भी होते हैं, उपनाम मतलब उनके दूसरे नाम भी होते हैं, वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। दूसरा उसका रोग कारक। रोग कारक वो होता है जिससे रोग होता है, तो वो क्या हो गया, रोग कारक, जिसे इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। आगे नेक्स्ट, संचरण होता इस रोग जीवाणु के कारण से, इस रोग कारक जीवाणु के कारण से, लेकिन फैलाता कौन है तो उसको पढ़ेंगे संचरण के अंदर। अगला है जांच परीक्षण, कि भाई अगर इसके लक्षण ये होंगे, लक्षण पहले पढ़ेंगे तो लक्षणों से पता चलेगा कि भाई ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें कौन सी जांच करवानी चाहिए जिससे इसका पता लगाया जा सके। दूसरे लक्षण हो गए। फिर पढ़ेंगे बचाव, कैसे बचा जा सकता है। और लास्ट में है उपचार, कौन कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी टेबलेट दी जाएगी, उनके बारे में डिटेल से स्टडी की जाएगी। इन रोगों को याद रखने के लिए आपको इसी प्रकार से क्या बनानी है, टेबल बनानी है। और टेबल के अंदर ही सारे पांचों के पांचों रोग जो आपके रीड के सिलेबस में वो अच्छे से याद करने हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को कंठ रोहिणी भी बोला जाता है। कंठ का मतलब लैरिंग्स, जिससे आपका वोकल कॉर्ड, जिससे आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कंठ उसको एक प्रभावित करता है। दूसरा इसका नाम है गलघोटू। गलघोटू का मतलब गले को घोटना, मतलब गले को प्रभावित करता है। तो एक इसमें तो ये बात तो पता चल गई कि कंठ को भी प्रभावित करता है और गल का मतलब गले को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। डिप्थीरिया कौन से जीवाणु के कारण से होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ध्यान देना, जब हाथ से नाम लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, वैज्ञानिक नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये इसका क्या हो गया, वंश कॉर्नीबैक्टीरियम, और डिप्थीरियाई क्या हो गई, उसकी जाति। तो ये आपको पता चल गया, इसका नाम हो गया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। संचरण किसके माध्यम से फैलता है, श्वसन द्रव्य कणों के द्वारा। तो पहला हो गया श्वसन द्रव्य कणों। मान लो जिसको ये रोग हो चुका है वो मान लो कहीं पे छींक रहा है, या फिर मान लो श्वसन के दौरान, या मान लो जब बाहर वायु छोड़ रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं खांसने या छींकने से। इसलिए बोलते हैं खांसते और छींकते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए, या फिर अपनी कोहनी को ऐसे करके भी खांसना चाहिए। नेक्स्ट आगे है जांच परीक्षण। पहले उससे पहले लक्षण पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगर कोई कैरेक्टर है तो वो क्या है, श्वास लेने में पीड़ा। क्योंकि गला प्रभावित होने से श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। दूसरा है तीव्र ज्वर, बुखार क्या हो जाता है, तेज। कंठ या गला प्रभावित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आता है कि डिप्थीरिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो कंठ और गला क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, कंठ और गला को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि डिप्थीरिया के अंदर शरीर के कौन से मुख्य अंग प्रभावित होते हैं, 3। तो वो है एक तो तंत्रिका तंत्र, एक हृदय और एक फेफड़े। फेफड़े किस लिए प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वायु पर्याप्त मात्रा में अंदर नहीं जा रही है। दूसरा है हृदय कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचाने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। और तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से आलस्य या सुस्ती, यानी कि शरीर का जो उद्दीपन संवेदना है वो क्या हो रही है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो 3 अंग कौन कौन से होंगे शरीर के, एक तो तंत्रिका तंत्र, एक हृदय और फेफड़े क्या होंगे, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आगे, इससे भी इसका एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो एग्जाम में आ चुका है, नाक स्त्राव के साथ रक्त का आना। ऐसा कौन सी डिजीज है या ऐसा कौन सा रोग है जिसमें नाक के स्त्राव के समय, मतलब जब नाक से पानी आता है तो उसके साथ में क्या है, रुधिर भी बाहर निकलता है, तो वो कौन सी डिजीज होगी, डिप्थीरिया। ये 3 स्टार वाले आपको पॉइंट स्टार याद रखने हैं। बच्चों में आलस्य और सुस्ती आना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। नेक्स्ट आगे बचाव की बात कर रहे हैं, तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, जो भी खांस रहे हैं या छींकते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। देखो 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हर बीमारी के लिए उपयोगी है। तीसरा, रुमाल का प्रयोग। रुमाल का प्रयोग किसको करना है, जो संक्रमित हो चुका है उसे करना है, ताकि क्या अपने ड्रॉपलेट्स जो श्वसन के द्रव्य कण है वो बाहर फैले नहीं। एंटीबायोटिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और
जितने भी भारत के अंदर टेट के एग्जाम होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उसके अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक कौन से डिजीज में दी जाती है, तो आंसर हमेशा जाता है डिप्थीरिया। वापस समझ लेना, पेनिसिलिन तो फिर भी आपने सुना होगा, लेकिन इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन दोनों कब दी जाती है, जब कौन सी डिजीज होती है, डिप्थीरिया होती है। डिप्थीरिया के उपचार में हम एक वैक्सीन टीके का नाम भूल गए हैं, उस टीका का नाम है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन आपने नाम सुना भी होगा और एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ये वैक्सीन 3 in 1 है, 3 बीमारियों में एक साथ में काम करेगी। लेकिन ये वैक्सीन दी किन की जाएगी, बच्चों के अंदर दी जाएगी। किसके अंदर दी जाएगी, बच्चों में। और वो भी किस लिए, कि उनकी क्या हो सके, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करें, बढ़ाने के लिए। तो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए तो इंक्रीज ऑफ इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के अंदर यानी कि इम्यूनलाइजेशन बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं। D4 हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, उसके इलाज में काम आएगी। और P4 हो जाएगा पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। और पर्ट्यूसिस का मतलब होता है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ का मतलब काली खांसी। काली खांसी को सूखी खांसी भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग। तो ये हो गई आपकी काली खांसी। इसके अलावा एक और बच गया टी, तो टी से बन जाएगा टिटेनस। क्या बन जाएगा, टिटेनस। तो टिटेनस का टीका भी इसी में क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए बोल दिया कि डीपीटी की वैक्सीन से भी क्या है, बच्चों को बचाया जा सकता है। और बड़ों के अंदर इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। तो डीपीटी, D4 डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। पर्ट्यूसिस का मतलब वुपिंग कफ, काली खांसी। इस प्रकार से डिप्थीरिया, कंठ रोहिणी, गलघोटू हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे टाइफाइड की। जीवाणु जनित होने वाले रोगों के अंदर एक और हम नई रोग पढ़ रहे हैं, टाइफाइड। टाइफाइड का वही आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, उपनाम। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर भाव आना भी कहते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। वास्तव में इसका सही नाम है मियादी बुखार या फिर टाइफाइड। नेक्स्ट इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो एक रसोइया थी पहले, मैरी मेलोन। आयुर्विज्ञान के अंदर इसके बारे में दे रखा है, BHMS वगैरह में स्टडी करवाते हैं कि मैरी मेलोन एक रसोइया थी, लेडीज थी, लड़की, जो रसोइया खाना बनाती थी। और वो खाना बना के लोगों को क्या करती थी, परोसती थी। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले उसी रसोइया के अंदर देखा गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके फैलने से वो रसोइया जैसे जैसे लोगों को खाना खिलाती रहे, तो जिन जिन लोगों को खाना खिलाया उस तरीके से वो क्या हो गया, फैलता गया। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है उसी तरीके से, जो टच करने से। वैसे मैरी मेलोन भी क्या हो गया, उसने ये, तो इसलिए पहला बोला जाता है कि सबसे पहले अगर 0% कोई टाइफाइड का था तो वो कौन था, मैरी मेलोन। नेक्स्ट इसके अगर हम रोग कारक की बात करें तो वो कौन सा जीवाणु जिसके कारण से टाइफाइड होता है, तो नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान देना, हिंदी में नाम हाथ से लिखा है तो वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन की जाती है। ये क्या है, इसका वंश नाम है, और ये इसका नाम क्या हो गया, जाति नाम। तो साल्मोनेला टाइफी इसका क्या हो जाएगा, रोग कारक जीवाणु है। संचरण, संदूषित जल और भोजन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट। खराब भोजन या खराब पानी से, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि मक्खी बैठ गई, या संदूषित जल है, या खराब पानी के, या उनके भोजन के द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। संचरण का मतलब वाहक, कैरियर, फैलाना। और जांच परीक्षण के, इसकी कैसे जांच की जाएगी कि भाई मुझे टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ, या किसी को टाइफाइड की, तो उसका परीक्षण है विडाल परीक्षण। इसका नाम आपको याद रखना है। और अभी इससे पहले हमने देखा डिप्थीरिया का क्या था, सिक टेस्ट था। जैसे एड्स का क्या होता है, एलाइजा। उसी तरीके से टाइफाइड का क्या है, विडाल परीक्षण। लक्षण की अगर हम बात करें तो लगातार उच्च ज्वर, बहुत तेज बुखार आने लगेगा, और बुखार का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 के समथिंग। आगे नेक्स्ट बुखार आना, उच्च ज्वर, बुखार आना एक ही बात है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में ये क्या करता है, छोटी आंत में संक्रमण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, छोटी आंत में ही सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण और पाचन भी छोटी आंत में ही होता है, और जेजुनम वाले भाग में क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। लेकिन जब ये छोटी आंत में संक्रमण करेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसे ज़्यादा भारी भोजन नहीं दिया जाएगा, हल्का भोजन, खिचड़ी या फिर ऐसा भोजन दिया जाता है, क्योंकि छोटी आंत में क्या हो चुका है, संक्रमण। आगे नेक्स्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर छोटी आंत में संक्रमण ज़्यादा हो जाए तो आंतों के अंदर क्या होने लगता है, छेद। और जब आंतों में छेद होने लगेगा तो कई बार व्यक्ति की यहाँ पर क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो गंभीर मामलों में आंत्र में छेद हो जाता है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी बात, आमाशय में क्या होगी, पीड़ा। आगे सिर दर्द, भूख न लगना, ये तो कॉमन सिम्टम से लगभग सब लोगों के अंदर होते ही है। भूख क्यों नहीं लग रही है, कि छोटे आंत में पाचन नहीं हो रहा है,
इसलिए उसको हल्का भोजन दिया जाता ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट है जीभ के ऊपरी भाग में चकत्ते होना। चकत्ते होने का मतलब कुछ गुलाबी कलर के, या कह सकते हैं कि क्या होते हैं चकत्ते, मतलब धब्बे बनने लगते हैं, इस तरीके बोलेंगे। जीभ के ऊपरी भाग में क्या होते हैं चकत्ते होने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बचाव। हमने बोला कि फैलता किस वजह से, वो देखेंगे। रोग होता किसकी वजह से, वो बात की बात है, फैला किससे, संदूषित जल और भोजन के द्वारा। तो इसका बढ़िया हम क्या रहेंगे, भोजन और जल की शुद्धता का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और है स्वच्छता सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कौन सी है इसके अंदर, एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन और टाइफिलिन। पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो डिप्थीरिया में यूज होती है। यहाँ पर कौन सी है, एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन और टाइफिलिन 6। ये जो आदि की एंटीबायोटिक है, इन सब का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अंदर से टाइफिलिन 6 आजकल ज्यादा पूछते हैं, क्लोरोमाइसिटिन वगैरह, इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, टाइफॉइड भी कंप्लीट हो गया। बाकी के बचे जो 3 डिजीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 5 के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले और भी नए वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन की तरह आते रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल को। अब एक और बात है कि आपके लाइक करने से क्या है, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो भी वीडियो आपको लगता है कि सर ये वीडियो पहले मुझे चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।